हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक है डायबिटीज़। तो आज डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है और उसका सैंपल कलेक्शन किया जाता है। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, जिनको डायबिटीज़ है और जो कलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि फ्लेबोटोमिस्ट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो अपना ब्लड का जाँच कराते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों देख सकते हैं इस वीडियो को। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि इंडिया में डायबिटीज़ के लगभग 10 करोड़ के ऊपर पेशेंट्स हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ी से डायबिटीज़ फैल रहा है इंडिया में। और जानकारी की कमी होने की वजह से पेशेंट में थोड़ा दिक्कत आती है, सैंपल कलेक्शन में दिक्कत आती है और रिजल्ट्स में भी दिक्कत आता है। तो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे-कैसे कलेक्शन करना है, आज का वीडियो उसी बारे में है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आता है पेशेंट का प्रिपरेशन। पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है ब्लड टेस्टिंग के लिए। तो फास्टिंग के लिए पेशेंट को कम से कम 8 से 10 घंटे का फास्टिंग रिक्वायर होता है, यानी कि पेशेंट को 8 घंटा या 10 घंटा पहले से खाना पीना बंद करना है, यानी कि कुछ खाना नहीं है। अलबत्ता पानी पेशेंट पी सकता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को ब्लड देना है फास्टिंग का मॉर्निंग में। अभी जो कलेक्शन करने वाला बंदा है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो जभी भी उसको क्लीनिंग करना है स्पिरिट स्वाब से, तो वो साइट को खुला छोड़ना है कि स्पिरिट उसका ड्राई हो जाए, उसके बाद कलेक्शन लेना है। और जो वो टोर्निकेट अप्लाई करता है हाथ पे, तो 1 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। टोर्निकेट अप्लाई करने के 1 मिनट के अंदर ही ब्लड ले लेना है। और जो मार्किंग है ट्यूब पे, जैसा कि नाम पेशेंट का, बारकोड, कौन सा सैंपल है, फास्टिंग है या पीपी है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। और नीडल है, सिरिंज है, वो सब न्यू लेना है, उसका पिस्टन चेक कर लेना है। उसके बाद कलेक्शन लेना है पेशेंट का। और जो क्वांटिटी है सैंपल की, जैसा कि 2 ml का ट्यूब होती है, तो उसी के हिसाब से उसमें एंटीकोएगुलेंट होता है। तो एंटीकोएगुलेंट के हिसाब से ही ब्लड लेना है, यानी कि अगर 2 ml का ट्यूब है तो 2 ml ब्लड लेना है। मिनिमम 1 ml से कम तो ब्लड नहीं लेना है, क्योंकि जो एंटीकोएगुलेंट और ब्लड का जो रेशियो होता है वो गड़बड़ हो जाता है अगर आप कम सैंपल लेते हैं या फिर ज़्यादा सैंपल लेते हैं। तो जो क्वांटिटी मेंशन की गई है वही क्वांटिटी में ब्लड लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल कलेक्शन का। और सैंपल को स्टोर करना है 2 to 8 डिग्री पे और उसको लैब में पहुंचाना है। ये फ्लेबोटोमिस्ट के लिए है। दूसरा पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट को खाली पेट आना है, 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। कुछ पेशेंट चाय वगैरह पी के आ जाते हैं और ये आके बोलते हैं कि हमने चाय पिया था या चाय पिया है, जो कि मीठी नहीं थी, हमने फीकी चाय पी थी। तो ये गलत है, आपको कुछ भी नहीं खाना है, आप सिर्फ़ पानी पी सकते हैं। उसके बाद जो दोबारा सैंपल देते हैं 2 घंटे बाद वाला, तो वो खाना खाने के एग्ज़ैक्ट 2 घंटे बाद देना है। अब कुछ पेशेंट क्या करते हैं, जब खाना चालू करते हैं फिर वो 15-20 मिनट तक खाना खाते हैं। यानी कि खाना फिनिश होने के बाद वो टाइम देखना चालू करते हैं। सपोज़ करो उन्होंने 8 बजे खाना चालू किया, ये फिर उन्होंने 8:20 पे खाना फिनिश किया या सवा 8 बजे खाना फिनिश किया, तो फिर वो मान लीजिए साढ़े 8 बजे से टाइम पकड़ेंगे या सवा 8 बजे से टाइम पकड़ेंगे। अगर वो साढ़े 8 से टाइम पकड़ेंगे, तो फिर साढ़े 10 बजे उनका टाइम पूरा होगा। और लैब में जाएँगे तो मेबी वहाँ पे और भी पेशेंट रहेंगे, तो वो अपना ब्लड देंगे साढ़े 10 बजे के बाद। तो इस तरह से उनका जो टाइम ढाई घंटा हो जाएगा या ढाई घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, 2 घंटे में ही ब्लड देना है। यानी कि जैसे ही आप खाना चालू करेंगे या पहला ही लुक़मा खाएँगे, पहला निवाला खाएँगे, यानी कि जब जैसे ही फर्स्ट बाइट खाएँगे, जब भी आपको टाइम देख लेना है। यानी कि अगर आप 10 बजे खाना चालू किया आपने, तो 10 बजे ही टाइम देखना है,
सॉरी 8 बजे एक टाइम देखना है और 10 बजे आपको ब्लड दे देना है जाके। 5-7 मिनट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 5-7 मिनट आप लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ही बार खाना खाना 10 बजे। और बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि खाना खाया उन्होंने 8 बजे, उसके बाद फिर बीच-बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार आपने खाना खा लिया सुबह 8 बजे, उसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है कि जब तक कि आप पीपी का ब्लड ना दे दें। अलबत्ता अगर आपको प्यास लगती है तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, बट बीच में कुछ खाते-पीते नहीं रहना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है, जो भी हम खाते हैं, तो ग्लूकोज़ लेवल जो बढ़ता है पेशेंट का, तो 1 घंटे में वो अपने टॉप पे होता है। यानी कि शुगर का जो लेवल होता है, हाईएस्ट जो बढ़ता है 1 घंटे में बढ़ता है। आपने 8 बजे खाना खाया तो 9 बजे जो शुगर बढ़ेगा, वो अपने टॉप लेवल पे होगा। फिर 1 घंटे के बाद वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता है और दूसरा घंटा जैसे चालू होता है, तो वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। यानी कि जो जितना शुगर उसको बढ़ना होता है, बढ़ के वो नॉर्मल हो जाता है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, तो 2 घंटे में पेशेंट का शुगर एकदम से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। बट जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनका नॉर्मल नहीं होगा। तो 2 घंटे बाद पेशेंट का ब्लड देखने से हमें पता चलता है कि जो बॉडी में ग्लूकोज़ है वो कितना, उसका जो रेगुलेशन है इंसुलिन के द्वारा है वो कितने अच्छे तरीके से रेगुलेट हो पा रहा है। तो ये 2 घंटे में पता चलेगा। तो 2 घंटे बाद ही आपको ब्लड देना है। दूसरी बात ये होता है कि कुछ पेशेंट्स में फास्टिंग का रिज़ल्ट ज़्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि पेशेंट ये इस तरह के रिज़ल्ट पॉसिबल हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसा कि मेरा पुराना एक वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि फास्टिंग का शुगर क्यों बढ़ता है। अच्छा, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? फास्टिंग देने के बाद जो 2 घंटा वेट टाइम होता है, उसमें क्या होता है कि हमें रेस्ट करना होता है। ज़्यादा हेवी काम नहीं करना है। कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो नहीं करना है। जैसे कि एक्सरसाइज़ में हेवी वेट लिफ्टिंग है, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है या फिर स्प्रिंट है। स्प्रिंट ये होता है जैसे बहुत तेज़ भागना होता है, एक लिमिटेड टाइम में बहुत तेज़ भागना होता है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया है, हेवी वेट लिफ्टिंग है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, स्प्रिंट है, इस तरह की हेवी एक्सरसाइज़ अगर आप करते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, ठीक है? जैसा कि अगर आप कुछ एक्सरसाइज़ करेंगे तो ग्लूकोज़ का यूटिलाइज़ेशन होगा, तो हमारे मन में ये आता है कि जब ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ होगा तो कैसे ग्लूकोज़ बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के जस्ट टॉप पे ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, तो वो क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन। तो इसका काम क्या है कि ये लीवर को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से जो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है शुगर के रूप में, शुगर क्या होता है जब एक्स्ट्रा शुगर जब हो जाती है तो लीवर उसको स्टोर कर लेता है एज़ ए ग्लाइकोजन। बट एड्रेनालिन क्या करता है, उस ग्लूकोज़ को रिलीज़ करता है लीवर से, यानी कि लीवर को फ़ोर्स करता है ग्लूकोज़ रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि जब आप बहुत फ़ास्ट भाग रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपको ग्लूकोज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसको उसको पूरा करने के लिए एड्रेनालिन जो ग्लैंड होती है, वो लीवर को फ़ोर्स करती है कि वो वहाँ से अपना जो ग्लूकोज़ स्टोर हुआ है, ग्लाइकोजन के रूप में उसको रिलीज़ करे। तो लीवर क्या करती है, वहाँ से ग्लूकोज़ रिलीज़ करती है एज़ ए ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। तो फिर क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज़ से ही एनर्जी लेती है और ऑक्सीजन की भी आपूर्ति क्या करती है, ग्लूकोज़ से ही करती है, जो जो ग्लूकोज़ लीवर में स्टोर होता है। क्योंकि जब पेशेंट ज़्यादा तेज़ रनिंग करता है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टोर ग्लूकोज़ होता है, बॉडी उसको
कंज़्यूम करने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है। तो हैवी एक्सरसाइज़ से बचें, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज़ करेंगे तो अननेसेसरी आपका पीपी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है? तो इन शॉर्ट ये है कि आप जो फास्टिंग का ब्लड देंगे तो 8 से 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए और पीपी का जो रिज़ल्ट आप सैंपल आपको देना है तो एग्ज़ैक्टली 2 घंटे के बाद देना है और बीच में आपको रेस्ट करना है, हैवी एक्सरसाइज़ नहीं करना है और कुछ भी खाना-पीना नहीं है। आपको फास्टिंग में भी कुछ नहीं खाना है और एक बार आपने खाना खा लिया तो रेस्ट करना है, बीच में कुछ नहीं खाना है जब तक कि आप ब्लड जाके दोबारा ना दे दें। और फास्टिंग का लेवल आपका बढ़ के आ सकता है, पीपी उससे कम आ सकता है। ये रिज़ल्ट्स एक्सेप्टेबल हैं और पॉसिबल हैं। बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें फास्टिंग लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका फास्टिंग लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटीज़ में आते हैं। तो उसको आपको मॉनिटर करना है कि क्या आपका फास्टिंग लेवल हमेशा ज़्यादा रह रहा है। अगर आपका फास्टिंग लेवल बढ़ के रह रहा है तो आप प्री डायबिटीज़ में हैं तो आपको उसको फ़ॉलो अप करना है, क्योंकि पहले प्री डायबिटीज़ ही होता है, धीरे-धीरे अगर डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के लिए पहले प्री डायबिटीज़ होता है, फिर आगे जाके वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 1 का होता है, एक टाइप 2 का होता है और इंडिया में मोस्टली लोगों को टाइप 2 का डायबिटीज़ होता है। जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। उसका जेनेटिक वजह भी हो सकता है और ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है कि इंसुलिन पेशेंट का नहीं बन रहा है। ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन के इंजेक्शन नेसेसरी हो जाते हैं, यानी वो पेशेंट इंसुलिन पे ही डिपेंड रहते हैं। और जिनको डायबिटीज़ 1 का रोग होता है, यानी कि बीमारी होती है, तो उनका जो शुगर होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा, कभी जब एकदम से बढ़ जाता है। तो क्या रिज़ल्ट आने वाला है टाइप 1 के पेशेंट्स में, इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जो टाइप 2 का होता है तो चलो उसमें गेस लगता है कि बढ़ेगा या घटेगा, बट एग्ज़ैक्टली कोई गेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरा फास्टिंग 100 आया तो पीपी भी मान लीजिए 180, 190 ऐसे आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली उनका कहना ये होता है कि फास्टिंग पीपी में एक प्रॉपर गैप होता है, तो वो गैप मेंटेन होना चाहिए। यानी कि फास्टिंग से पीपी 100 के आसपास का फ़र्क होना चाहिए। अगर फास्टिंग 100 आ गया तो पीपी 180 आ जाएगा या अगर फास्टिंग 200 आ गया तो पीपी 290 आ जाएगा या 310 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता फास्टिंग और पीपी के बीच में। क्योंकि अगर फास्टिंग को देख के पीपी को कर सकते होते या फिर पीपी को देख के अगर फास्टिंग को गेस कर सकें, तो फिर पीपी या फास्टिंग में किसी एक ही टेस्ट को चुन सकते हैं। अगर हम फास्टिंग को देख के पीपी का गेस लगा सकें, तो फिर पीपी की ज़रूरत ही नहीं है या फिर फास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी एक टेस्ट को देख के दूसरे टेस्ट का गेस हम नहीं लगा सकते हैं। तो भ्रम में ना रहें और आधी-अधूरी और गलत जानकारियों में ना फँसें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप दोनों लेवल का जाँच कराएँ और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, अगर आप कोई दवा लेके शुगर की जाँच करा रहे हैं, तो वो डॉक्टर से इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेडिसिन्स का भी इफ़ेक्ट कभी-कभी होता है, जिसकी वजह से पीपी का रिज़ल्ट कम आता है, फास्टिंग का ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल पे बने रहें और नई नोटिफ़िकेशन आने तक चैनल को रिफ्रेश करते रहें। जैसे ही नई वीडियो आएँ, तो उसको देखें और दोस्तों में शेयर करें और अपने नॉलेज को गेन करें। थैंक यू।